गुड मॉर्निंग क्लास। आज संविधान का भाग 3 मूल अधिकार पर चर्चा की जाएगी। देखिए, पीछे हम लोग भाग 1 राज्य से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। आज संविधान का भाग 3 जो मूल अधिकार से संबंधित है, इस पर चर्चा की जाएगी। तो आइए अब इस पर चर्चा किया जाए। देखिए, संविधान का भाग 3 संविधान का भाग 3 संविधान का भाग 3 यह मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार, यह मूल अधिकार से संबंधित है। तो इसको मूल अधिकार न करके और भी अनेक इसके नाम दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। संविधान का भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें कुल आर्टिकल की संख्या 12 से 35 है। अब इसमें आर्टिकल कुल 12 से 35 हैं। अब इन 12 से 35 आर्टिकल पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे। तो देखिए, मूल अधिकार का एक नाम मूल अधिकार हो गया, दूसरा नाम इसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार। तीसरा नाम इसका है नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मैग्ना कार्टा। अब देखिए, मैग्ना कार्टा शब्द जब आ गया तो यहाँ पर हमको 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में सम्राट का नाम था जॉन द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया गया अधिकार पत्र था। दूसरा मैग्ना कार्टा शब्द का नाम आया है 1858 में, जो एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया है। इसको भारत के शिक्षित वर्ग के लोगों ने इसको मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा कहा। और तीसरा मैग्ना कार्टा आ रहा है आपका भाग 3। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। इतने पॉइंट आप मैग्ना कार्टा से याद रखिएगा। अब आगे आ जाइए, इस पर चर्चा किया जा रहा है। इस पर कुछ परीक्षाओं में पॉइंट पूछा गया क्वेश्चन, जिसको हम आपको बता रहे हैं। संविधान का भाग 3 जो है, इसको सर्वाधिक प्रकाशित भाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया। सर्वाधिक प्रकाशित भाग। सर्वाधिक प्रकाशित भाग संविधान के किस भाग को कहा गया है? तो भाग 3 को कहा गया है भीमराव अंबेडकर द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। भाग 3 को मूल भी कहा गया है। मूल भी कहा गया है। मूल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार है, इसलिए इसको मूल भी कहा गया है। अगला पॉइंट पर आप आ जाइए। मतलब संविधान के भाग 3 मूल अधिकार का पूछता है रक्षक कौन है। तो रक्षक कहे या सहायक कहे तो कौन हो जाएगी? न्यायपालिका। मूल अधिकार की रक्षक एवं सहायक कौन है? न्यायपालिका है। मूल अधिकार पर प्रतिबंध की बात कौन करेगा? संसद। प्रतिबंध की बात संसद कर सकता है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा युक्ति प्रतिबंध। युक्ति प्रतिबंध, या इसको आप निलंबन भी कह सकते हैं। निलंबन यह कौन करता है? तो राष्ट्रपति।
इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ा जाए। हाँ देखिए, इस भाग 3 को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। भाग 3 को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा गया। तो इतने प्रमुख पॉइंट है जो परीक्षा में पूछा गया है। सर्वाधिक प्रकाशित भाग कौन है, किसे मूल कहा गया है, मूल अधिकार का रक्षक कौन या सहायक कौन है, इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है, युक्ति प्रतिबंध कौन लगाता है, संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को। और जब यहाँ आत्मा वाला क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, और भाग 3 को भी आत्मा कहा गया है। तो जब संविधान की आत्मा भाग पूछे तो 3, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या कहा गया है, तो संविधान की आत्मा, और प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर इतनी पॉइंट अगर आपको समझ में आ रही है तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे में अब इसमें बताया गया था कुल आर्टिकल 12 से 35 है। तो 12 से 35 में जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 जो है मूल अधिकार के प्रयोजन हेतु राज्य की परिभाषा दिया है। तो देखिए, मूल अधिकार के प्रयोजन, राज्य की परिभाषा, मूल अधिकार के प्रयोजन है, तो इसमें आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब यहाँ राज्य शब्द जब आ गया तो यहाँ से इसके राज्य के कई मतलब निकल रहे हैं। जैसे राज्य से भारत सरकार भी आएगा इसके अंतर्गत, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, अन्य प्राधिकारी और स्थानीय निकाय, यह सब राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आर्टिकल 12 मूल अधिकार के प्रयोजन हेतु राज्य शब्द की परिभाषा दिया है। और राज्य शब्द में कौन कौन से आ रहे हैं, भारत सरकार आ रही है, संसद आ रही है, राज्य सरकार आ रही है, राज्य विधानमंडल आ रहे हैं, अन्य प्राधिकारी आ रहे हैं, और स्थानीय निकाय आ रहे हैं। अगर इतनी बात क्लियर हो रही है तो आप आर्टिकल 13 पाइए। आर्टिकल 12 यह था, आर्टिकल 13 यह है। आर्टिकल 13 में देखिए क्या कहा गया है, वास्तव में मूल अधिकार की सुरक्षा आर्टिकल 13 ही कर रहा है। तो मूल अधिकार की सुरक्षा, मूल अधिकार की सुरक्षा कौन कर रहा है, आर्टिकल 13 का कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसमें लिखा गया है कि यदि मूल अधिकार के असंगत कोई भी विधि बनाई जा रही है तो उस विधि को उस सीमा तक न्यून किया जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है। तो आर्टिकल 13 मूल अधिकार की सुरक्षा करता, कैसे करता है, यदि मूल अधिकार की असंगत कोई विधि बन रही है तो उसे उस सीमा तक न्यून किया जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकार की मूल अधिकार का हनन कर रही है। आर्टिकल 13 क्लियर हुआ। देखिए आर्टिकल 13 बस यही है कि अगर मूल अधिकार के संबंध में कोई भी नियम कानून बन रहा है तो उस नियम कानून को उस सीमा तक न्यून किया जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है या हनन कर रहा है। अगर इतनी बात क्लियर हो रही हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, हम फिर आगे बता रहे हैं आपको।
हाँ, आ जाइए, स्टार्ट किया जा रहा है। संसद तथा न्यायपालिका का मूल अधिकार पर क्या शक्ति है? संसद तथा न्यायपालिका, संसद तथा न्यायपालिका का मूल अधिकार पर क्या अधिकार है? मूल अधिकार पर शक्ति, मतलब संसद कैसे मूल अधिकार पर अपनी शक्ति दिखा रही है, न्यायपालिका कैसे दिखा रही है। तो अगर संसद वाली बात आ रही है तो यह आर्टिकल 368 का प्रयोग करेगा और न्यायपालिका आर्टिकल 13, और आर्टिकल 13 हो गया। आर्टिकल 32 भी कर लीजिए, यह पर्सनल सुप्रीम कोर्ट के लिए है मूल अधिकार के हनन पर, और आर्टिकल 226 भी कर लीजिए, यह हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार, और हाई कोर्ट मूल अधिकार प्लस अन्य अधिकार के लिए आर्टिकल 226 का प्रयोग कर रही है। तो अब देखिए यहाँ विवाद यह था कि संसद 368 का प्रयोग कर रही है, न्यायपालिका आर्टिकल 13 का प्रयोग कर रही है, तो इसमें कौन शक्तिशाली क्या है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण वाद हुए हैं। तो हम आइए वाद को देख लें, महत्वपूर्ण वाद क्या है। तो पहला महत्वपूर्ण वाद था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। अब देखिए इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी संसद 368 का प्रयोग करके मूल अधिकार सहित संशोधन कर सकती है। इसके बाद देखिए दूसरा वाद हो रहा है, पहला हो गया, दूसरा वाद है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में शंकरी प्रसाद के निर्णय को बहाल रखा गया। यानी शंकरी प्रसाद के निर्णय को बहाल रखा गया। अब तीसरा वाद होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णय को उलट दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, पूर्व के जो निर्णय हैं उसको उलट दी और व्यवस्था की गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को उलट दी और सुझाव दिया कि मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार है, मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। दूसरा कह रहा है कि 368 का प्रयोग करके संशोधन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संशोधन नहीं किया जा सकता है।
चौथा पॉइंट, अगर 368 का प्रयोग करके संशोधन किया जा रहा है तो आर्टिकल 13 के अनुसार वह विधि मानी जाएगी। यदि 368 द्वारा संशोधन हो रहा है तो आर्टिकल 13 के अनुसार विधि मानी जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जब व्यवस्था दे दी गई तो अब इन्हीं के निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए, अप्रभावी मतलब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो यह निर्णय लिया गया, इसको अप्रभावी बनाने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 में, 24वां संविधान संशोधन 1971 में, संविधान में 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया और कहा गया कि 368 का प्रयोग करके, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संशोधन किया जा सकता है, मतलब संशोधन किया जाएगा। और 368 के द्वारा किया गया, पहला क्या बोल रहा है, 368 द्वारा प्रयोग करके संशोधन किया जाएगा, 368 का प्रयोग करके संशोधन किया जाएगा। फिर कह रहा है यह जो संशोधन हो रहा है यह 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी, 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी, यह 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आ जाइए, आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद आपका आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें कहा जाएगा 368 का प्रयोग करके, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान संशोधन किया जाएगा 13 के अनुसार, मतलब आर्टिकल 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब केशवानंद भारती बनाम हो गया, तो अब आइए मिनरवा। मिनरवा मीन्स बनाम भारत संघ, मिनरवा मीन्स बनाम भारत संघ 1980। इसमें कहा गया है कि 368 का प्रयोग करके संशोधन हो सकता है, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संशोधन हो सकता है। वह 13 के अनुसार, आर्टिकल 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी, आर्टिकल 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो संशोधन हो रहा है वह संशोधन अधिक वचन देने वाले होने चाहिए। अधिक वचन देने वाले होने चाहिए। यह महत्वपूर्ण वाद था कि आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है,
इसमें कुल मिला जुला के यह लोग अपनी अपनी मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला दिया गया। अगर इतनी बात क्लियर हो जा रही है तो हम लोग आ रहे हैं कि मूल अधिकार वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो मूल अधिकार वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। पहले 7 थी, यानी वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या 6 है, पहले 7 थी। अब देखिए ये 6 मूल अधिकार कौन कौन से हम इनको क्रम से लिख रहे हैं और उस पर बारी बारी से विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो मूल अधिकार जो हैं वर्तमान में 6 हैं, पहले या 7 थे। तो एक कैसे हटा, क्या आता, अभी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो थोड़ा ये देखिए, पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। 14 से 18 तक है समता का अधिकार हो गया। उसके बाद दूसरा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल रहेगा 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक यह स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा है शोषण से मुक्ति का अधिकार। शोषण से मुक्ति का अधिकार। शोषण से मुक्ति का अधिकार ये आर्टिकल 23 से 24 तक है। 23 से 24 तक है। अब शोषण से मुक्ति के अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 25 से 28 तक रहेगा। 25 से 28 तक। अब पांचवा ले लीजिए संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार यह 29 से 30 तक है। एक छठवां जो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यह आर्टिकल 31 में था। और एक सातवां जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से ये रहेगा आपका 35 तक। तो देखिए हम बताए थे कि 12 से 35 तक इसमें उल्लेख है। तो 12 में बता दिया गया क्या है, 13 में बता दिया क्या है। देखिए 14 से हम यहाँ चल रहे हैं। समता का या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण से मुक्ति का अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से 35 है। अब देखिए यही संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब देखिए कैसे समाप्त किया गया। आर्टिकल 31 को थोड़ा इधर देख लीजिए। संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके आर्टिकल 31 जो था संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया। यानी आर्टिकल 31 को हटा कर आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। वर्तमान समय में यह कानूनी
वर्तमान समय में यह कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया। इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार भी कह सकते हैं। विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है। तो देखिए, हम आपको बताए हैं कि कुल मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। यह देखिए कौन है, 1 2 3 4 5 और यह 6 हो गया। पहले 7 थी। तो देखिए पहले 7 में जो संपत्ति का अधिकार है इसे आर्टिकल 31 में रखा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इसको आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300A या 300 में कर दिया गया है। वर्तमान समय में यह विधिक या कानूनी अधिकार है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो अब आगे बढ़ा जाएगा। मूल अधिकार में जो समता का अधिकार है इस पर चर्चा किया जाएगा और सब पर चर्चा होगी। बारी बारी चर्चा सब पर होगी। अब पहला पॉइंट आ रहा है समता या समानता का अधिकार, तो चर्चा इस पर किया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, हम थोड़ा हट जा रहे हैं। चलिए, पहला जो बताया गया था समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक था। तो इसमें हम सभी आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 क्या है, विधिक समानता का अधिकार है। विधिक समानता, विधिक समानता की बात कर रहा है। अगर ये विधिक समानता की बात कर रहा है तो यहाँ पर 2 चीज़ हमको याद रखना है। एक है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अब देखिए विधि के समक्ष समानता जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है और डायसी की अवधारणा है। डायसी की अवधारणा है। तो कई बार पूछा गया कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन की अवधारणा, ब्रिटेन से लिया गया है और डायसी एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा दी गई अवधारणा है। लेकिन विधि का समान संरक्षण जो है USA से है। ठीक, इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम आर्टिकल 15 पा रहे हैं। आर्टिकल 15 कह रहा है कि सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। देखिए सामाजिक समानता का मतलब हो गया ना कि धर्म, मतलब कि समाज में कैसे समानता लाई जाएगी। तो इसके लिए 5 आधार बनाए गए हैं। 5 आधार हैं। वह 5 आधार कौन कौन है? धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। मूल वंश, इन 5 आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल 15 कह रहा है। अगर आर्टिकल 15 क्लियर हो रहा है तो आर्टिकल 16 पाइए। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन की बात कर रहा है। यानी यह सरकारी नौकरी में, नौकरी में अवसर की समानता,
अवसर की समानता की बात कर रहा है। तो जो आर्टिकल 16 है इसमें 7 आधार बनाए गए हैं, इसके 7 आधार हैं, इसके 7 आधार हैं। यह 7 आधार कौन कौन से हैं? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, एक हो जाएगा आपका मूल वंश। मूल वंश यानी इन 7 आधार पर राज्य किसी सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा। तो चलिए देखिए, कुछ यहाँ पर समस्या ही आ रही होगी, कुछ लोगों के मन में आएगा कि कुछ लोगों को छूट दी जाती है। तो देखिए, सामाजिक समानता में जो 5 आधार रखा गया, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर, तो इसमें आरक्षण जो है मतलब सकारात्मक पहलू छूट रहेगी, सकारात्मक आरक्षण रहेगा। आरक्षण उसमें भी रहेगा, आरक्षण इसमें भी रहेगा। आरक्षण को भेदभाव नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, समाजवाद सब जोड़ा गया है कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को उठाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो इसका अलग अर्थ न लीजिएगा कि जाति, लिंग, जन्म स्थान पर अगर भेदभाव नहीं करना तो आरक्षण क्यों दिया जाता है। ये सकारात्मक पहलू है, इसलिए यहाँ पर आरक्षण वाली बात चलेगी। तो आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। आर्टिकल 17 थोड़ा इम्पॉर्टेंट बनाइए, परीक्षाओं में कई बार उठा लिया इसको। यह अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, छुआछूत को दर्शाता है। इसके लिए 1955 में कानून बनाया गया, यानी कोई ऊंच नीच के आधार पर अगर भेदभाव कर रहा है तो वह कानूनन अपराध है। लेकिन हाँ, अगर किसी बीमारी से संबंधित कोई छुआछूत है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता या छुआछूत को दिखा रहा है। आर्टिकल 18 पा जाइए, यह कह रहा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, यह उपाधियों की अंत वाली बात बोल रहा है। तो अब देखिए, उपाधियों का अंत का मतलब, जैसे पहले इतिहास में पढ़े होंगे महाराजा, नाइटहुड, सर इत्यादि की उपाधि दी गई थी, तो अब ऐसी उपाधि कोई नहीं लेगा। महाराज, राजा, नाइटहुड इत्यादि की उपाधि कोई नहीं लेगा, यानी अब ये उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन हाँ, शिक्षा से संबंधित जो उपाधि है वह ग्रहण किया जा सकता है। तो शिक्षा से संबंधित उपाधि ग्रहण किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई PhD किया है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। इंजीनियर अपने नाम के आगे लगा सकता है। पुलिस, दरोगा, ये जो लोग भी हैं शिक्षा से संबंधित, यह अपनी उपाधि अपने नाम के आगे लगा देंगे। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि अगर हमारे देश का कोई नागरिक है, उसे किसी अन्य देश से कोई पुरस्कार मिलने वाला है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किसी अन्य देश से उपहार ले सकता है। यानी इसके लिए क्या है, विदेश से उपहार लेने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, बालाजी राघवन भारत संघ, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, यह 1966, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1966 में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अलंकरण को संवैधानिक घोषित कर दिया। राष्ट्रीय अलंकरण को संवैधानिक घोषित कर दिया। यानी
अब अपने देश के अंदर अगर कोई राष्ट्रीय सम्मान लेना है तो व्यक्ति ले सकता है, लेकिन उसे अपने नाम के आगे लगा नहीं सकता है। अगर इतनी बात क्लियर हो रही है तो देखिए हम आपको बता दिए हैं आज समता का अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 है। आर्टिकल 14 कह रहा है कि विधिक समानता, इसमें 2 शब्द याद रखिएगा, विधि के समझ समानता और विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समझ समानता ब्रिटेन की अवधारणा है और वहाँ एक व्यक्ति डायसी थे, उनके द्वारा दी गई अवधारणा है। लेकिन विधि का समान संरक्षण यह यूएसए यानी अमेरिका की है। फिर सामाजिक समानता की बात किया गया है, तो इसके लिए 5 आधार बनाए गए थे। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात कर रहा है। इसके लिए 7 आधार बनाए गए। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव और मूल स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की बात कर रहा है, यानी छुआछूत की बात कर रहा है। इसके लिए 1955 में कानून बनाया गया। आर्टिकल 18 कह रहा है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब जैसे पहले राजा महाराजा की उपाधि लोग लेते थे, ऐसी उपाधि नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए शिक्षा से संबंधित कोई उपाधि, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वह अपनी उपाधि लगा सकता है, ठीक। और उसके बाद अगर कहीं विदेश से कोई उपहार लेना है तो हमारे देश का नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति से ही वह उपहार ले सकता है, अन्यथा नहीं। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि राष्ट्रीय अलंकरण जो है उसे संवैधानिक घोषित कर दिया, यानी राष्ट्र द्वारा दिया गया कोई भी पुरस्कार व्यक्ति ले सकता है, लेकिन अपने नाम के आगे उसे लगा के नहीं लिखेगा। जैसे मान लीजिए भारत रत्न कोई पा गया तो अपने नाम के आगे भारत रत्न अपना नाम नहीं लगाएगा, ठीक, पुरस्कार ले सकता है। तो इतनी बात आज हम आपको लेके आए हैं। अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके जो आगे आएगा उसके लिए, ठीक। तब तक के लिए वीडियो समाप्त कर रहे हैं।